ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर का बात करते हैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ योग गुरु बाबा रामदेव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव पर कांग्रेसियों की तरफ से ही पत्थरों से हमले हो रहे हैं। जी हां, बाबा रामदेव के काफिले पर भोपाल में हमला हुआ। बाबा ने इस हमले के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की बात कही। रामदेव के काफिले पर पथराव, बाल बाल बचे बाबा रामदेव। हमले के पीछे कांग्रेस का हाथ, बाबा ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल, कई कार्यकर्ता भी हुए घायल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को कुछ लोगों ने योग गुरु बाबा रामदेव के काफिले पर पथराव किया। पथराव में कई पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता घायल हो गए। रामदेव ने हमले के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया है। बाबा रामदेव कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उसी वक्त कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ी में चल रहे बाबा रामदेव इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उन्होंने काफिले के साथ चल रहे कुछ पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। रामदेव ने कहा कि हमले के पीछे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हाथ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का ये तरीका एकदम गलत है। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन सिखाना चाहिए। बाबा ने कहा कि वो इस तरह के हमलों से नहीं डरेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पथराव में एक सब इंस्पेक्टर के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बाबा रामदेव की सभा की जानकारी पुलिस प्रशासन को पहले ही दे दी गई थी, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल का व्यापक बंदोबस्त किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। जन लोकपाल के मुद्दे पर अब सरकार से कोई बात नहीं होगी, ये कहना है जन लोकपाल बिल लागू कराने का अभियान छेड़ने वाली समाज सेवी अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे ने कहा है कि सरकार टीम अन्ना में फूट डालने की कोशिश में लगी हुई है, इसीलिए अब याचना नहीं सिर्फ आंदोलन होगा। फूट डालने की कोशिश में लगी सरकार, अन्ना हजारे ने किया ऐलान। अब नहीं होगी सरकार से बात, अब होगा सिर्फ आंदोलन। बाबा रामदेव भी देंगे पूरा साथ। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि अब सरकार से कोई बात नहीं करेंगे। अन्ना ने केंद्र सरकार पर टीम अन्ना में फूट डालने का प्रयास करने का आरोप लगाया। अन्ना ने कहा कि वो मजबूत लोकपाल विधेयक के लिए 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे 3 पन्नों के एक पत्र में अन्ना ने कहा कि वो 25 जुलाई से शुरू होने वाले टीम अन्ना के प्रदर्शन में भाग लेंगे और 9 अगस्त से शुरू होने वाले योग गुरु बाबा रामदेव के आंदोलन में भी शामिल होंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने उनसे 23 जून को मुलाकात की थी और उन्हें आश्वस्त किया था कि केंद्र सरकार सामाजिक संगठनों ने जैसा सुझाया था वैसा लोकपाल विधेयक लाने को तैयार है। साथ ही अन्ना ने कहा कि मैंने किसी भी रूप में सरकार की मदद नहीं की है और खुर्शीद को स्पष्ट रूप से अपनी मांगों के बारे में बताया था। मुझे संदेह है कि खुर्शीद को जो मेरे पास भेजा गया, इसके पीछे सरकार की मंशा शायद ये दिखाने की थी कि मैं बाकी सदस्यों से बात किए बिना सरकार से बात कर रहा हूँ। अन्ना ने कहा कि मैंने खुर्शीद से मुलाकात की बात ये सोचकर गुप्त रखी कि प्रभावी लोकपाल विधेयक लाया जा सके। ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। अन्ना ने कहा कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक एक मजबूत लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी ने अपनी सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में साल भर में हुए घोटालों समेत तमाम डिटेल्स रिपोर्ट है, जिसे मॉनसून सत्र में संसद के पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इस रिपोर्ट में क्या है। सीवीसी ने सौंपी सालाना रिपोर्ट, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में है तमाम घोटालों का ब्यौरा। मॉनसून सत्र में सार्वजनिक होगी रिपोर्ट। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को अपनी सालाना रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें करोड़ों रुपए के राष्ट्रमंडल घोटाले के सिलसिले में की गई पूछताछ के ब्यौरे के साथ बीते साल उसकी ओर से उठाए गए दूसरे कदमों का विस्तृत विवरण है। इस रिपोर्ट को अगले महीने मॉनसून सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले ये जरूरी प्रक्रिया है। सीवीसी के एक अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट में आयोग की बीते साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सभी गतिविधियों का जिक्र है। सीवीसी
अधिनियम की धारा 14(1) आयोग को राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सालाना रिपोर्ट देने के लिए कहती है। आयोग राष्ट्रमंडल खेल घोटालों की जांच कर रहा है। उसने भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले सीबीआई को सौंपे हैं, लेकिन राष्ट्रपति को सौंपी गई इस रिपोर्ट में क्या-क्या लिखा है, इसका खुलासा तभी होगा जब इसे लोकसभा के मॉनसून सत्र में सदन में पटल पर रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान संपन्न हो गया। इस मौके पर संसद भवन में सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो राज्यों की विधानसभा में विधायकों ने भी वोट डाले। हालांकि इस खास मौके पर मुलायम सिंह गलती से अपना वोट एनडीए उम्मीदवार पीए संगमा के पक्ष में डाल बैठे, जिसकी उन्होंने बाद में ठीक करने के लिए सिफारिश की, जो ठीक हुआ। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग को लेकर संसद भवन में सबसे ज्यादा गहमागहमी रही। यहां सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ सांसदों ने अपने राज्यों में भी वोट डाले और ज्यादातर पश्चिम बंगाल के सांसदों ने राज्य विधानसभा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन संसद भवन में हुई इस वोटिंग में ज्यादातर सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद अपने पक्ष के उम्मीदवार की जीत के दावे किए। संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और नेता विपक्ष सुषमा स्वराज के अलावा तमाम सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दरअसल आंकड़ों के लिहाज से यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी की जीत तय मानी जा रही है और यही वजह है कि यूपीए खेमा प्रणब मुखर्जी की जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। इधर मुलायम सिंह यादव जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे तो वो गलती कर बैठे। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार पीए संगमा के पक्ष में वोट दे दिया, लेकिन तुरंत अपनी गलती का पता चलते ही उन्होंने उस बैलेट को फाड़ डाला और नए बैलेट की मांग की। ये मांग मान ली गई, लेकिन इस पर एनडीए की तरफ से ऐतराज जताया गया, जिसको चुनाव अधिकारी ने खारिज कर दिया और बाद में मुलायम सिंह यादव ने प्रणब मुखर्जी के पक्ष में अपना वोट दिया। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 22 तारीख को घोषित किए जाएंगे और 25 तारीख को देश का अगला राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेगा। कैमरामैन गजेंद्र के साथ प्रदीप कुमार, टोटल टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बुजुर्ग नेता एनडी तिवारी ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल तिवारी ने इस बार कोर्ट से उनके डीएनए टेस्ट के नतीजे सार्वजनिक न करने की गुहार लगाई है। तिवारी का बेटा होने का दावा करने वाले रोहित शेखर की याचिका पर उनका डीएनए टेस्ट कराया गया है। सार्वजनिक न की जाए डीएनए रिपोर्ट को लेकर तिवारी का कोर्ट। पितृत्व विवाद में फंसे हैं तिवारी। कोर्ट के आदेश पर हुआ तिवारी का डीएनए टेस्ट। पितृत्व विवाद में फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी ने दिल्ली हाई कोर्ट का फिर दरवाजा खटखटाया है। तिवारी ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोर्ट से आग्रह किया कि जब तक अदालती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक लैब से टेस्ट होकर आई डीएनए रिपोर्ट को खुलेआम न किया जाए। एनडी तिवारी ने याचिका सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए अदालत से ये मांग की। इसके अलावा उन्होंने आगे की कार्यवाही इन कैमरा कराए जाने की मांग की। साथ ही तिवारी ने अदालत में मीडिया रिपोर्ट पेश करते हुए इस मामले में कयास लगाने पर भी आपत्ति जताई। वहीं एनडी तिवारी को अपना जैविक पिता बताने वाले रोहित शेखर और उनकी मां उज्ज्वला शर्मा ने इस याचिका को लेकर कहा कि एनडी तिवारी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने की मांग कर अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई से वो लगातार उन्हें और उनके बेटे को मानसिक प्रताड़ना देते आ रहे हैं। अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें डीएनए रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से डरना नहीं चाहिए। जो तिवारी अब तक डीएनए टेस्ट से ही बच रहे थे, आखिर अब उसके सरेआम होने से उन्हें आपत्ति क्यों हो रही है? कहीं तिवारी जी को हकीकत आम जनता के सामने आने का डर तो नहीं सता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। गुड़गांव में मारुति के प्लांट में कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच हुई हिंसक झड़प की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। उधर हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच विवाद की जांच की बात कही है। वहीं डीजीपी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। गुड़गांव के मानेसर में मारुति सुजुकी प्लांट में एक बार फिर विवाद हो गया है, जिसमें कर्मचारी और प्लांट के अधिकारी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच बवाल इतना बढ़ा कि कर्मचारियों ने प्लांट में आग लगा दी, गाड़ियों को फूंक डाला।
इस बवाल में कई लोग घायल हुए। वहीं घटना का मुआयना करने पहुंचे हरियाणा के डीजीपी ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये वायलेंस अचानक इस तरीके का हुआ जो कि मैनेजमेंट को भी समझ नहीं आ रहा। अभी इमीडिएटली वी आर आल्सो एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड, वी विल गो डीप इनटू इट भी ऐसा वायलेंस कैसे हुआ, क्योंकि इस तरीके का वायलेंस होना नहीं चाहिए जहां वर्कर्स लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, तो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दीस थिंग्स। प्लीज अलाउ अस टू डू इन्वेस्टिगेशन। सर, जो मेन अक्यूज्ड है उसका अरेस्ट कर लिया गया है। एट द मोमेंट वी हैव अरेस्टेड ड्यूरिंग द नाइट लॉन्ग ऑपरेशंस, द पुलिस हैज अरेस्टेड 99 वर्कर्स हैव बीन अरेस्टेड, the teams have still fanned out in different areas and we are going to round them up very fast. वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव पीके चौधरी ने इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से करवाने के आदेश दिए हैं। मैं केवल ये आश्वासन देना चाहता हूँ हरियाणा सरकार की तरफ से कि किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो कुछ भी कानून के खिलाफ हुआ है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस को करने के आदेश दिए गए। फिलहाल पूरे प्लांट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है ताकि फिर से कोई हिंसा न भड़क उठे। मारुति प्लांट में इस तरह का विवाद पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार इस प्लांट में आग सुलग चुकी है, लेकिन बुधवार रात हुई हिंसा ने प्रशासन को भी सख्ते में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। चलिए इस बवाल के बाद एक रहस्य की बात करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में शुमार मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान पर से पर्दा उठने वाला है। खबरों के मुताबिक करीब 500 साल पहले दफन किए गए मोनालिसा का कंकाल इटली में मिल गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि मोनालिसा से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। मोनालिसा की मुस्कान में छिपे रहस्य से उठेगा पर्दा। वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला मोनालिसा का कंकाल। ये है तस्वीर मोनालिसा की जो संभवतः दुनिया की सबसे चर्चित कलाकृति है। मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान को लेकर तमाम तरह के शोध किए जा चुके हैं। सदियां बीत गईं, लेकिन कोई उस मोहक मुस्कान का राज नहीं जान पाया। जानकार इस सवाल का जवाब पाने को जूझते रहे। इस कलाकृति को मुस्कान तो नहीं मिली, लेकिन इसका कंकाल मिल गया है। डेली मेल की खबर में कहा गया है कि इटली में पुरातत्वविदों ने फ्लोरेंस में एक कॉन्वेंट के फर्श में दबा एक कंकाल खोजा है। उनका मानना है कि यह कंकाल लीजा घोरार्डनी का है। लीजा घोरार्डनी एक अमीर सिल्क व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि द मोनालिसा में चित्रित महिला लीजा डेल घोरार्डनी थी, जो अपने पति की मौत के बाद नन बन गई थी। उसका निधन 15 जुलाई 1542 को 63 साल की उम्र में कॉन्वेंट ऑफ सेंट उसरूला में हुआ। पुरातत्वविदों के एक दल ने निर्जन पड़े कॉन्वेंट की खुदाई पिछले साल शुरू की। उन्हें एक ताबूत मिला। समझा जाता है कि ये ताबूत चिर निद्रा में लीन मोनालिसा की अंतिम शैया थी। इसे खोलने पर इसमें एक महिला का कंकाल मिला। ये कंकाल कॉन्वेंट की मूल मंजिल से 5 फुट नीचे मिला। इसमें एक खोपड़ी, पसलियां और रीढ़ की हड्डियां हैं। खुदाई बीच में रुकने के बाद पिछले माह फिर शुरू हुई और इस सप्ताह मानव कंकाल मिला। हड्डियों की जांच कर पता लगाया जाएगा कि क्या वह पिछले साल मिली खोपड़ी से मिलती है। हड्डियों के डीएनए की तुलना मॉडल के 2 बच्चों के अवशेषों से की जाएगी। अगर ये पता चल जाता है कि कंकाल और खोपड़ी मॉडल की है, तो फॉरेंसिक विशेषज्ञ उसका चेहरा तैयार कर ये पता लगाएंगे कि क्या वो 500 साल पहले दा विंसी के तैयार किए गए चित्र से मिलता है। ये सब मोनालिसा की मुस्कान का रहस्य खोजने के लिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सफर जारी है। वक्त है देश दुनिया में एक छोटे से ब्रेक।